सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि ये अवधारणाएं हैं लोगों की कि आपको किसी भी विषय में या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी विषय के लिए आपको आपकी रेफरेंस बुक इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस बुक की अपनी एक महत्ता है। उसकी एक अपनी ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी विषय के बारे में मैं समझूं, कोई भी विषय में समझूं, लेकिन वो रेफरेंस बुक या अगर हम प्रशासनिक लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की एग्जाम के बारे में बात करें तो वहां पर हम समझते हैं कि जो उसका सिलेबस डिजाइन किया गया है, जो उसका पाठ्यक्रम है, वो उसका आधार क्या है। सामान्य रूप से ये माना गया है और कई वर्षों से माना गया है और भविष्य में भी जाना जाएगा कि उसका आधार हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं। एनसीईआरटी किताब आपको भले ही लगता है कि वो भले ही बहुत आसान है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है, सीधे रेफरेंस बुक पर आएं, लेकिन आप यहीं पर गलती करेंगे कि क्यों ना पढ़ें। इसको पढ़ने से आपको एक आधार रेखा मिल जाती है, आपको एक बेस लाइन मिल जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि असल में यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जहां पर आपको छोड़ना आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना यह ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप हैं सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। आज की हमारी जो जो सेशन है वो है एनसीईआरटी का सेशन, जो कि हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी के साथ। तो जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें ज्योग्राफी को अगर हम समझें, असल में मैं आपको अगर सिलेबस बता दूं तो हमें कवर करना है क्लास 6 से लेकर क्लास 11वीं और 11वीं 12वीं तक की एनसीईआरटी को हम यहां पर कवर करेंगे अध्यायवार, एक एक चैप्टर को। इस सब्जेक्ट की, इस चैनल की और इस क्लास की क्या विशेषता है ये मैं आपको पहले बता दूं। इस चैनल की और इस क्लास की विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम के लिए है। हिंदी माध्यम में ही चीजों को समझा जाएगा, हिंदी माध्यम में ही आपके सारे के सारे नोट्स रहेंगे, सारे का सारा अध्ययन सामग्री जो रहेगी वो आपकी मात्र हिंदी माध्यम में। और मेरा भी प्रयास होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदी के तकनीक शब्दों से अवगत करा सकूं। तो अच्छा यह रहेगा कि आप लोग अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठें और चीजों को समझें, क्योंकि ये ना केवल आपको एनसीईआरटी की समझ देगा बल्कि हम एनसीईआरटी के आगे की चीजों को, जो कि आगे के लिए आगे के चैप्टर्स में और आगे के जो आपका सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहली क्लास है सौर मंडल से पृथ्वी, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी, सौर मंडल से पृथ्वी। तो यहां पर सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि सौर मंडल की जब हम बात कर रहे हैं ये क्या है। सौर मंडल की कुछ शब्दावलियां हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज की विषय वस्तु, आज हमें क्या क्या चीजों को कवर करना है। तो हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे? आज हम प्रयास करेंगे सौर मंडल को समझने की। आज हम प्रयास करेंगे आज हम प्रयास करेंगे सौर मंडल को समझने की। और हमारा जो प्रयास होगा वो होगा कि हम तारे को समझें, ग्रह को समझें, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, निहारिकाएं, आकाशगंगा, चंद्रमा और खगोलीय पिंडों को हम समझेंगे, जिससे आपके लिए एक बेसिक चीजें, आपका एक बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जब खगोलीय पिंड क्या है। सामान्य रूप से यह अवधारणा मानी जाती है कि जो चीज चमके वो ग्रह। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। खगोलीय पिंड का मतलब क्या हो जाता है कि यहां पर जो भी आकाशीय पिंड हैं, जिनको समान रूप से, जो भी आकाशीय पिंड हैं जो समान रूप से आपको आकाश में जब पूर्ण अंधकार है, राइट, या जब चांद निकला हुआ है, चांद भी एक हमारा आकाशीय पिंड है, जो ऐसे पिंड जो रात्रि में चमक उत्पन्न करे। अब ये चमक वो या तो स्वयं के प्रकाश से उत्पन्न कर रहे हैं और या तो वो प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा
इस प्रकार से अगर हम समझें तो हम ये कह पाते हैं कि कोई भी ऐसा खगोलीय पिंड जो रात्रि के समय चमकते हुए दिखाई दें, उन्हें हम खगोलीय पिंड या उन्हें हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं बच्चे। खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड भी कह रहे हैं। आकाशीय पिंडों में हमारे पास दो प्रकार के पिंड हैं। एक तो ऐसे पिंड, एक ऐसे पिंड जो स्वयं के प्रकाश से प्रदीप्त हैं, इन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहेंगे, जैसे कि तारे। और दूसरे ऐसे पिंड जो कि स्वयं के प्रकाश से ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अदीप्त पिंड, या उन्हें हम, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं तो ग्रह, उपग्रह इत्यादि। ये सभी पिंड जो होंगे ये अदीप्त हैं, नॉन ल्यूमिनस हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं। जब सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं तो उसी से उनकी चमक उत्पन्न हो रही है। अगर प्रदीप्त होते तो सूर्य की तरह ही अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते। आगे की कक्षाओं में, आज के ही आगे के लेक्चर्स में ध्यान रखिएगा, लेक्चर के लास्ट तक रुकिएगा। अगर आपको लग रहा होगा ना कि बस मिल गया आगे बढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आगे के लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, क्लास के एंड तक रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी आपको कुछ चीजों को समझना है। तो चलिए नेक्स्ट समझें। जब हम तारे के बारे में बात करते हैं, तारा ये क्या है? तारा असल में एक प्रदीप्त पिंड है, एक प्रदीप्त पिंड है जिसका अपना एक जीवन काल है, जिसका अपना एक जीवन चक्र है। और ये असल में गैस और धूल कणों से बना हुआ है, जिनका घनत्व अधिक हो जाने के कारण, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, जिनका घनत्व अधिक हो जाने के कारण और दाब अधिक हो जाने के कारण एक ताप का जनन होता है, एक ताप जनित क्रिया बनती है, जिससे नाभिकीय संलयन होता है। और उस नाभिकीय संलयन से एक पिंड का निर्माण होता है और कई अन्य पिंडों का निर्माण होता है। एक अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कासित होती है। तो यहां पर आपको समझना है कि जब मैं बोल रहा हूं तारा, इसमें क्या होता है कि इसमें अपनी ही ऊष्मा और प्रकाश है, जिस कारण से इनको हम क्या बोल रहे हैं कि ये हैं प्रदीप्त वस्तुएं। सूर्य, हमारा सूर्य, आदित्य, ये सभी जो हैं ये असल में एक तारा है, जिसमें स्वयं का प्रकाश है। और वो स्वयं का प्रकाश एक अत्यधिक ऊष्मा के कारण है, जिसका जनन जो हो रहा है वो हो रहा है नाभिकीय संलयन की क्रिया से के कारण। अब जब इतनी ऊष्मा बन रही है तो बच्चा क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर हमारे पास आती क्यों नहीं है वो ऊष्मा, महसूस क्यों नहीं होती है? होती है। जो आपको गर्मी ठंडी ये जो महसूस हो रहा है ना, होती है, लेकिन उसके सापेक्ष कम होती है जितना वहां पर है, क्योंकि दूरी है ना, और दूरी है। और यहां पर समझिएगा, सूर्य से या किसी भी तारे से जो हमको ऊष्मा मिल रही है, वो ऊष्मा हमको मिलती है विकिरण के माध्यम से। इस विकिरण की क्रिया के कारण हमको मिलता है क्या? ऊष्मा पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर। तो जब उससे पहले हम समझें, अगर एक कॉन्सेप्ट समझें कि जब हम तारे के बारे में समझ रहे हैं, है ना, तो तारा का एक अपना जीवन चक्र है, इसका एक अपना जीवन काल है, इसका अपना एक साइकिल है, जिसमें ये पैदा होकर और अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो अपने अंतिम समय पर पहुंचता है। तो जब हम जीवन चक्र के बारे में समझें, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या है, कैसे इसका निर्माण हो रहा है। तो तारे का जो निर्माण होता है वो असल में होता है आद्य तारे के रूप में। इस आद्य तारा को ही हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोटोस्टार। समझ पा रहे हैं? या आद्य तारा, ये आद्य तारा जब निर्मित होता है तब ये आगे की तरफ बढ़ता है और इसका निर्माण होता है जाकर तारे के रूप में।
अब ये तारा बनेगा, आद्य तारा तारा बनेगा। और जब ये आद्य तारा तारा बन जाएगा, अब ये विकराल रूप में आएगा और ये बनेगा लाल दानव। अभी हम लोग समझेंगे कि ये क्या है लाल दानव। ये भी एक प्रकार का तारे का प्रकार है। इसी को हम कहते हैं, इसी को अगर हम समझें तो इसी को हम कहते हैं रेड जायंट, है ना। अंग्रेजी के शब्दों को मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि सामान्य रूप से आप लोग जब क्लासेस पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोगों को अंग्रेजी के शब्द बताए जाते हैं। मेरी कोशिश, मेरा प्रयास ये हमेशा रहेगा कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों को मैं आपको बताऊं। प्रयास पूर्ण रूप से ये है कि सभी तकनीक शब्द आपको हिंदी में मिले, लेकिन हम उसका इंग्लिश इसलिए बताएंगे क्योंकि आप उसको रेफरेंस ले सकें, संदर्भ में यूज कर सकें। चलिए, तो जब हम लाल दानव के बारे में समझें, उसके बाद हम आगे, हमारा तारा आगे बढ़ता है और तारे में एक नया रूप आता है। अब ये बनता है क्या, जब हम तारे का नया रूप ले रहे हैं, अब ये बनता है सुपरनोवा। ठीक है, कंडीशन आ चुकी है, ये विनाश में पहुंच रहा है। लाल दानव तारे की प्रौढ़ावस्था है, युवा हो चुका है, प्रौढ़ हो चुका है, इसीलिए जायंट हो चुका है, इसीलिए फूल का तुम्बा बन चुका है, इसीलिए रेड जायंट हो चुका है। और अब जैसे ही इसका विनाश काल शुरू होगा, मतलब ये मृत अवस्था की तरफ बढ़ेगा, अवस्था हो जाती है सुपरनोवा की। सुपरनोवा में हमें असल में तीन घटनाएं घटने देखने को मिलती हैं। सुपरनोवा में पहली घटना घटती है हमें जब हम कहते हैं श्वेत बौने की घटना, श्वेत बौना। इसी को हम कहते हैं, अगर हम समझें तो श्वेत बौने को ही हम एक शब्द देते हैं व्हाइट ड्वार्फ। श्वेत बौना या व्हाइट ड्वार्फ। दूसरी घटना हमारे सामने आती है जब यह बनता है न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा। जब ये न्यूट्रॉन तारा बनता है, उसी के बाद एक ऐसी घटना हो रही है, यहां पर ये असल में एक ऐसी घटना हो रही है जहां पर रेडियो सक्रिय तत्वों का विसरण हो रहा है। उस अवस्था में क्या होगा, ये बनेगा पल्सर। आपको याद है इसी वर्ष क्वेश्चन बन गया है पल्सर पर। पल्सर के बाद एक ऐसी घटना घटती है जहां पर यह विनाश की तरफ आगे बढ़ता है और वो बनता है कृष्ण छिद्र पर जाता है। कृष्ण छिद्र का निर्माण होता है। इसी को आप सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में इसी को आप कहते हैं ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब यहां पर आपको समझना है कि जब हम प्रोटोस्टार के बारे में समझ रहे हैं, जब हम प्रोटोस्टार के बारे में समझ रहे हैं या आद्य तारा को हम समझ रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये गैस का निहारिका है, ये गैस का एक समूह है। कोई भी तारा गैस और धूल कणों का समूह है। तो जब गैस और धूल कणों का समूह है, तो जब ये गैस और धूल कण, जब इनकी मात्रा बढ़ती है, तो ये आपस में बहुत ये इनका संकेंद्रण होगा। इस संकेंद्रण के कारण एग्लोमरेशन होगा या संकेंद्रण होगा। इस संकेंद्रण के कारण इनका घनत्व बढ़ता है और साथ में इनका दबाव भी बढ़ता है। घनत्व और दबाव के बढ़ने के कारण बच्चा होता क्या है कि ताप बढ़ जाता है। ठीक है ना। घनत्व और दाब बढ़ने के कारण ताप में वृद्धि होती है, और जब ताप में वृद्धि होगी तो बस अब वो परिस्थिति बन गई है कि जब हाइड्रोजन पर हल्की गैस, हाइड्रोजन तारे पर जो हल्की गैस है हाइड्रोजन, वो हीलियम में परिवर्तित होगी। मतलब अब यहां पर हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा, और यह प्रक्रिया कहलाती है क्या, नाभिकीय संलयन। समझिएगा, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के लिए, देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है ना, ये अपने आप में भी अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, लेकिन नाभिकीय संलयन होने के लिए भी अधिक मात्रा में ताप की जरूरत है, ऊष्मा की आवश्यकता है। इसीलिए अगर ये ताप ना होता,
ये ताप अगर ना होता तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित ना होता। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो अभिक्रिया हो रही है वो हो रही है 1H2 प्लस 1H3 और ये कंबाइन करता है 2He4 में, और निकलता है यहां पर अत्यधिक 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 मात्रा में ऊष्मा। यही वो ऊष्मा है जो हमें मिल रही है, यही वो ऊष्मा है जो आगे जाकर विकृत हो रही है, यही वो ऊष्मा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है या अन्य ग्रहों पर जाती है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये बन गया हमारा ताप। अब ये हो गया हमारा, अब यहां पर जब ये क्रिया हो गई तो क्या बना है, हमारा बन गया है तारा। अब तारे के बाद क्या हुआ, ठीक है ना? अब तारे के बाद क्या हुआ, तारा बन गया, ठीक है भाई, तारा बन गया। तारे के बाद जो हीलियम है, हाइड्रोजन खत्म हो रहा है और हीलियम बढ़ रहा है। तो जब तारे में हाइड्रोजन की कमी हो जाए और हीलियम की अधिकता हो जाए तो तारा फूलने लगेगा, तुम्बा बन जाएगा फूल के, और जब वो फूल के तुम्बा बन जाएगा, मोटा हो जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे दानवाकार रूप में आ जाएगा, और लाल रंग का है तो ये लाल दानव बन जाएगा। समझिएगा ध्यान से, अगर कोई तारा लाल दिख रहा है इसका मतलब कि उसकी समाप्ति हो रही है। मैं यहां पर ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, मंगल ग्रह भी लाल दिखता है तो ये मत कहिएगा कि मंगल ग्रह फूटने वाला है ना। मैं यहां पर तारे की बात कर रहा हूं, तारे की वह अवस्था जिसमें उसका रंग लाल हो रहा है, ये उसकी प्रौढ़ा अवस्था आ चुकी है। अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, अपने जीवन चक्र के मध्य अवस्था में आ चुका है। दानव लाल, लाल दानव, रेड जायंट बन चुका है। अब रेड जायंट के बाद हुआ क्या, हीलियम विस्तार हो चुकी है, ऊष्मा अत्यधिक बन चुकी है, और जब ऊष्मा बना है तो ऊष्मा के बनने से हमारे पास एक घटना हुई, सुपरनोवा। जहां पर ऊष्मा अत्यधिक हो चुकी है, ऊष्मा की मात्रा ज्यादा, बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब इस केस में क्या होगा, सुपरनोवा के बाद में पहला केस बनेगा कि वो बनेगा श्वेत बौना। मतलब जो इसका आकार होगा वो अत्यधिक चमकीला होगा, आकार छोटा लेकिन चमक बहुत ज्यादा होगी, तारा बहुत तेज चमकेगा श्वेत बौने आकार में। इसी को हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये बनेगा क्या, ये बनता है न्यूट्रॉन तारा। विखंडन की क्रिया ऑलमोस्ट एंड पर है। न्यूट्रॉन तारे में क्या हो, जब रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो सक्रियता का विस्तार होता है, रेडियो सक्रियता का विस्तार होता है, रेडियो सक्रिय तत्वों का, किरणों का उत्सर्जन होता है, तो इसे हम नाम देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ये है पल्सर। अब ये पल्सर क्या करेगा, रेडियो सक्रिय तत्वों का उत्सर्जन करेगा, और अब ये बनेगी घटना जब समस्त चीजें आपस में एक होकर जुट जाएंगी, और वो घटना कहलाएगी क्या, किसी को हम कहेंगे काला छिद्र या श्याम छिद्र या ब्लैक होल। अब जब भैया ब्लैक होल की घटना घट गई तो बस अब इसका विनाश, और जैसे ही इसका विनाश हुआ तुरंत नए तारे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दाब ज्यादा हो गया है ना। अब इस दाब के बाद फिर जीवन चक्र शुरू होगा, फिर ये आद्य तारे के बाद फिर उसमें अभिक्रिया होना, और फिर उसके बाद लाल दानव के बाद सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन के बाद श्वेत तारे के बाद सीधे कहां पहुंचेगा, पल्सर के बाद सीधे ब्लैक होल। आई होप समझ में आ रही है क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करिएगा। और मैं बता दूं आपको कि यहां पर चीजें जो हैं
हमारे ऐप पर, टेक्स्ट बुक की ऐप पर आपको मिलेगा। 1 बजे हमारी मास्टर क्लास होती है जिसमें इससे संबंधित सारे क्वेश्चन और डिटेल एक्सप्लेनेशंस, सारी विवेचनाएं, सारे दुख संकट आपका दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। इसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या है ये? असल में जब नक्षत्र मंडल के बारे में बात कर रहे हैं, ये तारों का समूह है जिसकी एक विशेष आकृति बनती है। आपने सुना होगा ना, हंटर, अर्सा मेजर, सप्तऋषि। समान रूप से सप्तऋषि आप लोग जानते हैं। सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि तारों का समूह है, तारों का समूह है। ओरियन, हंटर, ये सब आपने नाम सुना हुआ है। नहीं सुना है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि विविध आकृतियों का नक्षत्र मंडल कहते हैं इसे। जब विभिन्न आकृतियां बनती हैं इन्हें हम नक्षत्र मंडल या इन्हीं को हम तारा मंडल कह रहे हैं। जैसे जैसे अर्सा मेजर, या इसी को हम बिग बियर भी कहते हैं, इसी का एक भाग है सप्तऋषि। सप्तऋषि मंडल के अंतिम छोर के पर जो हमारा उत्तर दिशा की तरफ तारा है उसे हम कहते हैं पोलैरिस, या उसी को हम कहते हैं ध्रुव तारा। सदैव नियत बड़े नक्षत्र वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं अर्सा मेजर, जिसका एक अपना कालक्रम है, जिसका एक अपना निर्माण प्रक्रिया है। असल में ये आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है। आप अपना ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे कि कितने योजन पर क्या है। असल में ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, कितने डिस्टेंस पर कौन सा चीजें मिलेंगी, वहां पर हम लोग नहीं जाएंगे। लगभग 2 लाख योजन पर आपको मिलता है सप्तऋषि मंडल, और उसके बाद लगभग 1 लाख योजन पर मिलता है आपको मिलता है ध्रुव मंडल, वो ध्रुव तारा। असल में ये थोड़ा सा धार्मिक विवेचना हो जाती है जिसको सर्वमान्य किया गया है। ठीक है, आइए ध्रुव तारे को तो देखें हम लोग। मैंने बताया आपको कि ध्रुव तारे को ही हम पोलैरिस भी कहते हैं, जो कि आसमान में सदैव एक ही स्थान पर रहता है। इसका स्थान अगर हम देखें तो ये है अर्सा माइनर, द लिटिल डिपर, और ये है अर्सा मेजर, इसे हम कहते हैं अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, और ये है अर्सा माइनर। ठीक है, अंतिम छोर पर मिल रहा है ध्रुव, इसको हम कहते हैं पोलैरिस। अगर हम देखें तो मेरख, या इसी को हम पुलह भी कहते हैं, पुलह और दूबे, इसको हम क्रतुबी तारा भी कहते हैं। क्रतु तारा या पुलह तारा, पुलह तारा या क्रतु तारा की सीधी रेखा में उत्तर दिशा की तरफ जो नियत स्थान पर सदैव अखंड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। 2 हैं, अर्सा मेजर और अर्सा माइनर। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को, चीजें आप लोगों को दिमाग में आ जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं सौर मंडल की। तो सौर मंडल को पढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कि सौर मंडल असल में है क्या। जब हम सौर मंडल को देख रहे हैं तो यहां पर जब हम समझें सौर मंडल के बारे में, तो सौर मंडल को नामकरण के बारे में मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि बहुत बहुत से अलग भूगोलवेत्ता आए, खगोल शास्त्री आए, जिन्होंने अपना अपना नाम दिया, जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया, हम उसके बारे में नहीं समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये सौर मंडल को हम सौर मंडल बोल क्यों रहे हैं और उसमें है क्या क्या। देखिए 2 प्रकार के सिद्धांत हैं हमारे पास, एक भू केंद्रण सिद्धांत और एक सौर केंद्रण सिद्धांत। सौर केंद्र सिद्धांत या भू केंद्र सिद्धांत दोनों अलग सिद्धांत है। ओल्ड टेस्टामेंट, क्रिश्चियनिटी में ओल्ड टेस्टामेंट की जो थियरी आती है, कि जो अवधारणाएं थी, वो ये थी कि असल में जो हमारा ब्रह्मांड है वो भू केंद्रण सिद्धांत पर था। ये हमारी अवधारणा नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये ओल्ड टेस्टामेंट कह रहा है कि भू केंद्रण सिद्धांत पर यह आधारित था। मतलब कि उनके यहां मतलब उनके अवधारणा के अनुरूप, उनकी अवधारणा के अनुरूप जो सिद्धांत बन रहा है उसमें पृथ्वी जो है, भू का मतलब क्या हो जाता है? पृथ्वी।
उसमें जो पृथ्वी है वो असल में, देखो कलर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, विजिबल है, हाँ दिख रहा है। पृथ्वी पृथ्वी केंद्र में है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है, कम दिख रहा है ना, लेकिन मैं कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक रेड ले लेते हैं। पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी के चारों तरफ ही सूर्य और सूर्य के साथ में अन्य ग्रह सब घूम रहे हैं। घूमने शब्द की बारे में बात समझिएगा। यहां पर घुमक्कड़ शब्द जो प्रयोग हुआ गया है, किया गया है, वो किया गया है प्लैंटाई शब्द से आया है, जिसको कहते हैं ग्रह। चारों तरफ घूमना, ग्रीक शब्द प्लैंटाई। आप समझते हैं इसको। ब्रह्मांड या प्लैंटे भी कह सकते हैं इसको, प्लैंटाई नहीं कहेंगे, प्लैंटे भी कह सकते हैं इसको। तो अब जब यहां पर हम कह रहे हैं ब्रह्मांड है, भूकेंद्र सिद्धांत है, पृथ्वी है केंद्र, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? निकोलस कॉपरनिकस निकोलस कॉपरनिकस ने क्या दिया, ये बाहर आए और इन्होंने अजीब कुछ बवाल कर दिया भाई। निकोलस कॉपरनिकस, है ना, इन्होंने, क्या हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। निकोलस कॉपरनिकस निकोलस कॉपरनिकस आए और उन्होंने एक अजीबोगरीब घटना का जन्म दिया। क्या दिया भाई? इन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत था ना भूकेंद्रण, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? इन्होंने दिया सौर केंद्रण सिद्धांत। जिसके अनुसार सूर्य, जिसको उन्होंने कहा हेलियोस, ये क्या है, या हीलियन, ये क्या है, ये केंद्र पर है। अच्छा, ठीक है, तो ये केंद्र पर है, बहुत बढ़िया। जब ये केंद्र पर है तो इसके चारों तरफ सभी ग्रह, जिसको हमने लिया है प्लेनेटाई शब्द से या प्लैंटाई शब्द से, इसी को हम कहते हैं, इसे इसे हम कहते हैं घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला। ये चक्कर लगा रहा है, सूर्य नहीं बल्कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इस प्रकार। सूर्य जो कि एक तारा है, सूर्य एक तारा है, तारे में सारी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है ना, तारे में सारी घटनाएं हो रही हैं, तारे सदृश सारी घटनाएं हो रही हैं, कहां पर? सूर्य में। तो सूर्य के अंदर भी आपकी सारी सदृश समान घटनाएं हो रही हैं, जो कि एक तारे में होती हैं, कोई सूर्य में तारा है। नाभिकीय संलयन, आद्य तारा, तारा, लाल दानव, सुपरनोवा, श्वेत में साथ बोलिएगा, श्वेत बोना, श्वेत बोना के बाद न्यूट्रॉन तारा, और न्यूट्रॉन तारे के बाद सीधे पहुंचेंगे ब्लैक होल। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल से गुजरेगी, हमारा जो आकाश मंडल है हमारा वो गुजरेगा। खैर, उधर जाएंगे। ये जो ब्लैक होल की अवधारणा दी गई है, ये आइंस्टीन ने दी। खैर, आगे बढ़ते हैं और इसको और आगे समझेंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि शुक्र जो हमारा सूर्य है, उसके साथ सभी ग्रह कौन कौन से देखें तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, उसके बाद धूमकेतु की एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, धूमकेतु की एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर मंगल है, जुपिटर है, इसको विशेष बोल सकते हैं आप, जुपिटर है, फिर आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यम एक शूद्र ग्रह कहकर, इसको क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह कहकर 2006 में उसको निकाल दिया गया था ग्रह के अवधारणा से, क्योंकि वहां पर यह बोला गया कि ग्रह का एक निश्चित
आयतन, एक निश्चित घनत्व, एक निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। अगर वो इससे छोटा है तो उसे हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, जिसको उन्होंने बोला कि वो अलग हो गया। जब हम सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, परिवार के जनक के रूप में, परिवार के चीफ के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाता है। और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, जिसका एक अपना आकर्षण बल है, जिसकी वजह से ये सभी परिवार को बांध के रखते हैं। जैसे पिताजी होते हैं ना, आपके घरों में फादर्स होते हैं, वो अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने अट्रैक्शन से, अपने दायित्वों से, अपने कर्मों से वो पूरे परिवार को बांध के रखते हैं। वही काम करता है हमारा सूर्य। सौर मंडल के लिए एक प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है हमारा सूर्य। और ये ऊष्मा जो उसको मिल रही है ना, ये ऊष्मा जो उसको मिलती है, ये कहां से मिलती है? ये ऊष्मा उसको मिलती है नाभिकीय संलयन में। अभी बताया है आपको पिछली क्लास, अभी पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया है नाभिकीय संलयन की क्रिया, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन की क्रिया जहां पर मैंने आपको बताया कि ये है नाभिकीय संलयन, जहां पर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, ठीक, तो सूर्य को ही क्या कहा गया है? सूर्य देवता के रूप में रखा गया है। पहले पृथ्वी के केंद्र थी, तो पृथ्वी को हम पूजनीय मानते हैं, ऑब्वियसली आज भी मानते हैं, लेकिन खगोल विज्ञान में उसको हम सूर्य का परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है ना। सूर्य परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। सूर्य को पुत्र बोलते हैं, किसको? सूर्य पुत्र बोलते हैं, कि परिवार समझिएगा भाई। यहां पर सूर्य का पुत्र है बुध, पृथ्वी की भगिनी है, बहन है शुक्र, पृथ्वी का पुत्र है मंगल। नहीं जाएंगे वहां तक, ये अध्यात्म है, वहां नहीं जाएंगे, सीधे पहुंचेंगे अपने टॉपिक पर कि क्या है। देखिए ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, समझिएगा। यहां पर मेरा मकसद कहीं पर भी किसी धर्म विशेष की विवेचना, आलोचना या समालोचना करना नहीं है। मेरा केवल मकसद यह है कि आपके दिमाग में ऐसे कुछ निमोनिक्स को डाल देना। ये निमोनिक्स वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं, कि आपके दिमाग में ये पहचान बन जाए कि सर ने कब क्या क्या बोला था, जिससे वो चीजें आपके दिमाग में रह जाती। कभी होता है ना ऐसा कि आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप कुछ समझ रहे होते हैं, और आपके दिमाग में कहानी बन जाती है। बस उस कहानी को बताने के लिए मैं आपको इन सब चीजों से अवगत कराता रहूंगा आगे की क्लास में भी। चलिए भाई, तो सूर्य से संबंधित जो सूर्य का परिवार है, उसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल, या इसी को हम कहते हैं क्या? सोलर सिस्टम। सौर मंडल, या इसी को हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं। सूर्य के सिद्धांत निकोलस कॉपरनिकस, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? इन्हें बोला गया खगोल शास्त्र के जनक। कहानी ही बदल दी भैया जी ने, ठीक है ना। इसीलिए तो पापा जी कहलाए, इसीलिए ना कहलाए पापा जी, क्योंकि कहानी ही चेंज कर दी इन्होंने। जियोसेंट्रिज्म से हेलियोसेंट्रिज्म पे ले आए। इन्होंने कहा कि ना, पृथ्वी नहीं है, केंद्र में सूर्य। पृथ्वी नहीं, केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी घूम रही है। पूरी की पूरी कहानी ही पलट दी, क्रूसीफाई किया गया। लेकिन इनकी मृत्यु को विज्ञान का काला दिन बोला गया। और इनके मृत्यु के बाद की जो वैज्ञानिक आए, जो भूगोल शास्त्री आए, जो खगोल शास्त्री आए, उन्होंने देखा कि भाई ये सिद्धांत तो बहुत पहले दिया जा चुका था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। तो इसी वजह से उनको क्या बोला गया? ही इज नोन एज खगोल शास्त्र के जनक। न्यूटन बाद में आया, उनको आधुनिक शास्त्र का बोला गया। हम लोग पढ़ेंगे आगे चीज में। देखिए आगे, तारे के रूप में हमने देख लिया कि हमारे पास 8 ग्रह हैं, और 9वां ग्रह जो है वो क्या है? वो हमारा है प्लूटो, यम, या उसी को हमने क्षुद्र ग्रह के बाहर निकाल दिया। सूर्य के बारे में बोलें तो यह अत्यधिक गर्म गैस है, और इसकी जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ मिलियन दूर है। कहां से? पृथ्वी से। इसीलिए तो ऊष्मा महसूस होती है।
अगर इतनी ऊष्मा मिल जाए ना तो आप समझ नहीं रहे हैं क्या हो जाएगा। लगभग एक नाभिकीय विखंडन की क्रिया में ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो जाती है, ठोस द्रव में नहीं, ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये तो 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, आप समझ पाइए क्या होगा। नाभिकीय संलयन से पहले नाभिकीय विखंडन कराना पड़ेगा उस जगह पर, उसके बाद नाभिकीय संलयन के लिए सबसे आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो बनेंगी, और तब होगा हमारा नाभिकीय संलयन। ठीक है, टोटल समय 8 मिनट का समय। ग्रह, ग्रह क्या हुए भाई? अगला तत्व हमको मिल रहा, अगला जो हमको आकाश पिंड मिला वो क्या है? वो है ग्रह। ग्रह एक अदीप्त पिंड, अदीप्त आकाशीय पिंड। अदीप्त मतलब अपना प्रकाश नहीं होगा, तो क्या तो चमकेंगे कैसे? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह सब चमकता रहता है भाई, लाल पीला, चमकते कैसे हैं सर? सर चमकने का कारण एक है मेरे बच्चा, कि वो परावर्तन कर रहा है सूर्य के प्रकाश का। और जब सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कर रहा है तो सीधे समझिएगा कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ये जो ग्रह शब्द आया है ना, ये प्लैनेटरी शब्द से आया है। प्लैनेटरी शब्द से इसका नाम हुआ है, देख रहे हैं आप, प्लैनेट कहते हैं जिसको कहते हैं परिभ्रमण करने वाला, परिक्रमण करने वाला, या घुमक्कड़, घूमने वाला। समझ रहे हैं? ये घूमते रहते हैं और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और संपूर्ण ऊष्मा ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान रखिएगा 4 ग्रह हैं हमारे पास, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें रिंग्स पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ये अत्यंत छोटे होते हैं और असंख्य छोटे छोटे पिंडों से मिलकर इनकी बनी होती हैं। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं, जो कि आपको बताया गया। ये हैं 7 अन्य ग्रह। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, सबसे समीप है मरकरी या बुध, और सबसे दूर है वरुण। उसके पहले अरुण, फिर शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और ठीक। पृथ्वी और शुक्र को हम एक नाम देते हैं कि ये नाम क्या कहलाता है? पृथ्वी और शुक्र के बीच के नाम को हम कहते हैं कि भैया ये है इसकी भगिनी या जुड़वा बहन। कारण सब कुछ मिलता होगा ना, तभी जुड़वा है। मोनोजाइगोटिक होगा ये? नहीं, डाइजाइगोटिक है। प्रकृति अलग हो जाती है, सब कुछ एक तरह से दिखेगा, सब कुछ, लेकिन 2 चीजें अलग हैं। एक घूर्णन, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, और ये घूमते हैं, शुक्र ग्रह जो हैं ये घूमती है पूर्व से पश्चिम। दूसरा, पृथ्वी पर पाया जाता है 0.036% ऑफ क्या? 0.036% मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका लगभग 96 गुना, 96% अधिक, गुना नहीं, 96% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कहां पर? अत्यधिक गर्म ग्रह भी है, बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है। सबसे समीप तो है बुध, लेकिन यहां उतना गर्म नहीं है। यहां पर कारण कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे हैं एवरीवन? चलिए भाई अगला देखते हैं। ग्रह समझ गए, आप देख पा रहे हैं, ये है सन और ये हैं उसके सभी ग्रह। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 2 में आपको छले दिखते हैं, 2 में छले नहीं दिखते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति और वरुण, लेकिन हैं। ठीक है, आइए कक्षा को समझें। असल में कक्षा, या इसी को आप कह सकते हो, कक्षा मतलब ये नहीं कि वहां पढ़ने आ रहा है ना, उसमें घूम रहा है। असल में ये पथ है। कौन सा पथ है? जो निश्चित पथ है। अब ये निश्चित पथ की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये निश्चित पथ इसलिए है निश्चित पथ, क्योंकि इसी पर ये घूम रहा है।
और इसी निश्चित पथ के कारण ये अपनी गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल को बना के रखा है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को बना के रखा हुआ है, मेंटेन है इसी पथ के कारण, उसी निश्चित पथ पर जिस पर क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है कोई भी ग्रह, और यह हमेशा दीर्घवृत्ताकार होगा। किसने दिया है? केपलर ने दिया। केपलर महोदय ने कहा कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह एक बंद पथ पर परिक्रमा करेंगे, जिसे हम कक्षा कहेंगे, और वो दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल है। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे तेज घूमता है। केपलर के नियम के अनुसार जो ग्रह सबसे नजदीक होगा वो उतनी ही तेजी से घूमेगा, और जितनी तेजी से घूमेगा इसका मतलब क्या हो गया, परिक्रमा करने में कितना टाइम लगेगा? 28 दिन, सॉरी 88 दिन, और 28, 88 दिन लगेंगे। 88 डेज के अंदर ये पूरा का पूरा परिक्रमा कर लेगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? बताया मैंने अभी आपको कि दो कारण हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह करने का। पहला, सब कुछ बराबर है, तो बराबर है तो फिर क्या दिक्कत है, तो सीधे बोल दो ग्रह ही है। नहीं, जुड़वा क्यों? सब कुछ बराबर से जुड़वा है, लेकिन विपरीत है, प्रकृति विपरीत है। क्या प्रकृति विपरीत है? कि CO2 जो है यहां पर शुक्र ग्रह पर कितना है, 96% अधिक है। और क्या है, जो इसका घूर्णन है, घूर्णन जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ है, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है, बौने ग्रह क्या होते हैं? 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको अलग कर दिया था। मैं बता दूंगा आपको कि ये सभी जो मैं आपको पीडीएफ जो मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, ये सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे आपको, जो कि जिसका लिंक आपको यहां पर हर पेज के क्यूआर कोड को मैंने मेंशन कर रखा है। हर पेज में आप देख रहे थे ना कि ये क्यूआर कोड है। बेटा जी, ये पेमेंट वाला नहीं है, यहां से आपको कोई पेमेंट नहीं करना है कि क्यूआर कोड जीपे लगा के पेमेंट कर दो ना। ये टेलीग्राम पर सीधे लिंक देगा आपको सर्च नहीं करना है, सीधे मारो, सर्च से पहुंचो, और वहीं पर आपको सीधे मिलेगा क्या, हमारा सारे का सारा पीडीएफ, सारे के सारे अपडेट्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ मैं वहां पर आपको देता रहूंगा, नोट्स सब भरा रहेगा। पढ़ो तो कमी कुछ नहीं होने देंगे वहां पर। आइए जुड़ते हैं इस चैनल से। और दूसरी बात, इन सब के बारे में और डिटेल जानना है ना, तो ये हमारा, हम इसमें फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर इनके बारे में और डिटेल चलना है, रेफरेंस बुक्स के साथ में रेफरेंस डिटेल्स चलना है, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स के लिए होली ऑफर चल रहा है, उसमें मेरा कोड यूज करना है AB लाइव, अभिषेक मिश्रा नाम है मेरा, अभिषेक मिश्रा, AB पहले दो अक्षर और उसके बाद लाइव आप लेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ना केवल इसमें, बल्कि आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे आपको मिलेगा AB लाइव। आप टेस्ट लीजिए, आप टेस्ट सीरीज लीजिए, फेमस टेक्स्ट बुक, हमारी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज फेमस है। आप कुछ भी लेते हैं टेक्स्ट बुक का कोई भी सामान, वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग कोड AB लाइव। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी पर बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य के क्रम में तीसरा ग्रह है, और ये सबसे बड़ा पांचवा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? आकार में, ठीक है, जिसकी आकृति जो है वो पोल के पास थोड़ी सी चपटी है, और यही कारण है कि इसे हम एक नया नाम देते हैं, भू आभ या जियोइड। ठीक है, भूआब या इसी को हम जियोइड शेप कहते हैं। एक विशेष आकृति, भू आभ, भू की आभा वाला, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, ध्रुवों पर चिपटा और विषुवत रेखा की तरफ थोड़ा सा फैला हो। कल की क्लास में इसी को हम डिटेल में लेके चलेंगे, जहां पर हम इसको आगे की तरफ समझेंगे कि क्या है चीजें। ठीक है ना, हम आगे की क्लास में इसी को समझेंगे, कल की क्लास में इसी से आगे डिटेल में हम लेके चलेंगे।
ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई है, क्लास मजा आया है, तो डेली 4 बजे हम लोग यहीं पर मिलेंगे। दूसरी बात, कुछ डिटेल्स आपको बता दूं मैं आपको, 45 दिन का 45 दिन का इंपॉर्टेंट कोर्सेज लग रहे हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ज्योग्राफी के हैं, है ना, अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक फिनिश, खत्म, समाप्ति, संपत कर देंगे उसको, ठीक है ना। क्या करना है उसके लिए, आपको आना है डेली 9:30 बजे, ठीक है। ये आपका लाइव सेशन चलेगा, लाइव है ये, इसके सारे डिटेल, सारे लिंक आपको सब मिल जाएगा आपके इसी टेलीग्राम चैनल पर। आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, ये सब मिल जाएगा आपको वहां पर, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल्स को लेकर चलते हैं। टाइम को मत भूलिएगा, 9:30 बजे। अधिक से अधिक नंबर्स में आइए, अच्छा सा पढ़िए आप अच्छे से, और अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिएगा भाई, नोट्स कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, कुछ चीजों को लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, टिल देन, टेक केयर।